Hello students, now today we are going to study a new chapter that is cell, the fundamental unit of life. So for class 9th student, this is a new chapter. So हम लोग इस चैप्टर पे बात करेंगे कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आखिर सेल क्या होता है और इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। फंडामेंटल क्या, जो कि एकदम बेसिक हो, जो कि एकदम जरूरी हो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो सेल है। तो सेल क्यों हम लोग के लिए जरूरी है? तो सेल, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि एक घर आप लोग देखते हो, तो घर का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? ब्रिक्स होता है। अगर ब्रिक्स ना रहे, ईंट ना रहे, तो घर भी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर घर मजबूत बनाना है तो ईंट मजबूत होनी चाहिए। वैसे ही हम लोग का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है? सेल है। तो विदाउट सेल वी कांट परफॉर्म आवर स्पेसिफिक फंक्शंस। स्पेसिफिक फंक्शंस में क्या आ गया? जैसे कि हम लोग खाना खाएं, वो डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट तो हुआ हुआ वो बाहर भी हम लोग सुबह निकाल देते हैं। तो ये कैसे हो गया? ठीक है, डाइजेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहते हैं ना, खाना क्यों खाते हैं? ताकि एनर्जी मिले। वो एनर्जी आखिर कहां से आ रहा है? सारा कुछ जो भी है वो सेल के पीछे ही छुपा है। इसीलिए सेल को क्या बोला है? हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला है। ठीक है, तो सेल के बिना ना हम लोग कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और ना ही हम लोग सेल के बिना, हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो फॉर द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारा बॉडी, आज हम लोग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। खाना खाते हैं, क्या किसी को बोलते हैं कि आओ मेरा खाना को पचा दो, कि खुद ब खुद वो पच जाता है? क्यों होता है? वो सेल के कारण होता है। खाना खाते हैं हम लोग, एनर्जी मिल पाता है, हम लोग काम कर पाते हैं। कैसे हो पाता है? सेल के कारण हो पाता है। तो हम लोग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में, तो वो किसके कारण है? सेल के कारण है। ठीक है, और परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शंस। इसेंशियल फंक्शंस भी जो है परफॉर्म हम लोग कर पा रहे हैं, वो किसके कारण कर पा रहे हैं? सेल के कारण कर पा रहे हैं। तो आखिर ये भाई सेल आया कब? किसने इसकी खोज की? तो ये सेल को जिसने खोजा था, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। कब किया उन्होंने इसको डिस्कवर? तो इन द ईयर 1665। तो 1665 में हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया। कैसे किया ये देखते हैं। उन्होंने एक ट्री लिया। कौन सा प्लांट या ट्री था वो? क्वेस्कस। ठीक है, 1665 में उन्होंने क्वेस्कस लिया, और उस क्वेस्कस प्लांट को, उस क्वेस्कस ट्री को क्या किया इन्होंने कि एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में उन्होंने उसको देखा, और जब उन्होंने उस ट्री का, क्वेस्कस ट्री प्लांट का क्या लिया? बार्क लिया। क्या लिया? बार्क लिया, छाल लिया उसका। तो उसको लिया, और उसको जब प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा, स्लाइड पे रख करके देखा, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारा जो ये बार्क ऑफ ट्री था, वो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर में था। ठीक है, कुछ इस तरह, ऐसा टाइप। ठीक है, और ये क्या था? देखिए, बार्क लिए हैं ट्री का प्लांट का बार्क लिए हैं, तो वो क्या रहेगा? डेड रहेगा। तो इन्होंने कैसे सेल की डिस्कवर की, और इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। कैसा सेल था? डेड सेल था। ठीक है, कैसा सेल था? डेड सेल था। कब डिस्कवर किया? इन 1665। कौन से प्लांट में? क्वेस्कस प्लांट के बार्क को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने उसको देखा, तो देखा ये बार्क ऑफ ट्री जो है वो ब्लॉक्स में बटा हुआ था। जैसे कि बिल्डिंग कैसे ब्लॉक्स ब्लॉक्स में बटी होती है, वैसे ही ये था, स्ट्रक्चर था उसका। तो इसको उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, डेड सेल। तो अब बात होती है कि लिविंग सेल्स का डिस्कवर किसने किया? तो लिविंग सेल्स हमारा जो डिस्कवर किए, वो थे हमारे साइंटिस्ट। 1674 में उन्होंने किया था, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने एक पॉन्ड से एक बूंद ली पानी की, उसको
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा 1674। अभी इन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी किया किस है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, लेकिन इस टाइम तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो चुका था। और उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब पॉन्ड मतलब पॉन्ड के थोड़े से वाटर को देखा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर को देखा, तब उन्होंने पाया कि कुछ लिविंग सेल्स को उन्होंने उस टाइम देखा। तो लिविंग सेल्स का डिस्कवरी किसने किया, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। तो अब देखिए सेल जो होता है वो हमारे बॉडी में, जैसे कि सेल एक सिंगल सेल का भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है और मल्टी सेलुलर का भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो ऐसा क्यों है कि सिंगल सेल का भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे और मल्टी बहुत सारा सेल से भी ऑर्गेनिजम्स है। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सब कैसे, फंजाई हो गए, ये सब कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो क्यों जरूरत पड़ी, तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल दे तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये सब कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो आइए उसको थोड़ा सा देखते हैं। एक वर्ड है सेल्स में, हमारे बॉडी में, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। इसके पहले एक चीज समझते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बोल रहे हैं कि मतलब जो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से बना हुआ हो। द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, हमारा अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ है ये, फिर हमारा पैरामीशियम हो गया, फिर हमारा क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो देखो इनका जो बॉडी है वो बहुत छोटा है। तो जैसे उन्होंने मतलब वो सरफेस पे रहता है, जैसे कि कोई चीज पॉन्ड पे है, अमीबा हाँ पॉन्ड में पाया जाता है, तो उसको उतना कंपाउंड स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। वो आराम से एकदम छोटा छोटा जीव खा करके भी रह सकता है, जैसे कि कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो गया, उसको खा करके ये रहता है अमीबा, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर है। लेकिन जब बात आई कि ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होने लगा, तो हम लोग खाने के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। अमीबा तो जो है वो उसका शेप कुछ ऐसा होता है, न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल, फूड वैक्यूल है, ये सब कुछ रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इसी के हेल्प से ये मूवेबल होता है। इसी की हेल्प से अमीबा क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है और उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली पॉन्ड में रहेगा, तो फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है फूड के। तो ये अपना चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है तो काम कर गया। लेकिन जब बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे कि ह्यूमंस का हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शन, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, फूड खाएं खाए हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए एक डाइजेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है। फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, हर चीज के लिए एक अलग अलग सिस्टम की जरूरत, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा बहुत सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सब चीज। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी निकालना है, खाना खाए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सारा अच्छा चीज हमारे बॉडी में जा रहा है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी है, उसको भी निकालना है बाहर। तो उसके लिए क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो जब डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर किसमें देखा जा सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जा सकता है, ठीक है। किसमें, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। डिवीजन ऑफ लेबर क्या मतलब, काम का बंटवारा, ठीक है। एक स्पेसिफिक ऑर्गन ही डाइजेशन में हेल्प करेगा, जैसे कि हमारा हो गया स्टमक, ठीक है। एक स्पेसिफिक ऑर्गन ही सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, जैसे कि हमारा हो गया हार्ट, ब्लड को हमारे बॉडी में पंप करता है। एक स्पेसिफिक ऑर्गन ही एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, जैसे कि हमारा हो गया किडनी, क्या करता है, हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने में मदद करता है, थ्रू किससे, थ्रू हमारा एनस से, ठीक है। तो ये सब स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक सेल की जरूरत है। For a specific work, we need a specific organ and we need also a specific cells. So we have to show the division of labor. तो cells कहाँ डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जब हम लोग को डिफरेंट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या करता है फंक्शन परफॉर्म करना होता है,
ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर भी दिख सकता है। तो कैसा सेल्स कैसा हो सकता है, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर हो सकता है। एकदम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में भी सेल देखा जा सकता है। लेकिन सब चीज में एक चीज कॉमन है कि सारा का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल ही रहेगा। अब ऐसा क्या होगा कि जब सेल आपस में मिल जाए किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलेंगे भैया हम टिश्यू। क्या बोलेंगे, टिश्यू। ठीक है। अब ये इसके बारे में आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेल क्या होता है। सेल इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है तो सेल की जरूरत है। किसने डिस्कवर किया, ठीक है, डेड सेल का किसने डिस्कवरी किया, लिविंग सेल्स का किसने डिस्कवरी किया, सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया कैसा सेल से बना होता है, एमीबा कैसा सेल है, पैरामीशियम कैसा सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत सारा सेल से जो बनता है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, ये सब हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट का योगदान है सेल थ्योरी में भी। सेल थ्योरी सेल्स के बारे में बताया गया, आखिर सेल्स का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। ठीक है, उसको साइंटिस्ट, कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है सेल थ्योरी देने में। उन साइंटिस्ट का नाम मैं यहां लिख देता हूं। पहला साइंटिस्ट है मैथियस स्केलिडिन। ठीक है, ये क्या थे, बोटेनिस्ट थे। क्या थे, बोटेनिस्ट। ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी दिया, कब दिया इन्होंने, 1838 में। ठीक है, बोटेनिस्ट का मतलब अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। बोटेनिस्ट का मतलब है वैसे साइंटिस्ट। ठीक है, बोटेनिस्ट का मतलब वैसे साइंटिस्ट या वैसे लोग जो कि प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बोटेनिस्ट। वैसे ही हमारे एक साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान, ये हमारे जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब जो एनिमल्स का स्टडी करे, वैसे लोग जो एनिमल्स का स्टडी करते हैं उनको जूलॉजिस्ट बोलते हैं। ये कब दिए सेल थ्योरी, 1839 में। ठीक है, अब इनकी जो सेल थ्योरी थी ना वो थोड़ी अधूरी थी, तो एक और साइंटिस्ट हमारे आए, रुडोल्फ वर्चॉ, उन्होंने भी एक चीज ऐड किया। रुडोल्फ वर्चॉ कब आए, 1855 में। वर्चॉ 1855 में इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया। तो आखिर वो सेल थ्योरी क्या था। ठीक है, मैथियस स्केलिडिन ने कहा कि जितने भी सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, प्लांट्स हैं, सॉरी, जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं। ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और थियोडोर स्वान ने कहा कि जो एनिमल सेल है उसके पास एक थिन आउटर लेयर है, कवरिंग है, आउटर लेयर कवरिंग है, थिन आउटर लेयर कवरिंग है, उसको उन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि अगर मान लीजिए ये सेल है, ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के बाहर एक थिन लेयर होगा कवरिंग का, और उसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में ये क्या होता है, क्या फंक्शन है इसका, जब हम लोग सेल ऑर्गेनेले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुई बात। तो सेल थ्योरी क्या था, तो पहला सेल थ्योरी था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहला थ्योरी ये था हमारा। फिर सेकंड क्या है कि ऑल द फंक्शंस, or we can say that a specific function which are performed by our body is due to the cell। सेल नहीं होगा तो हमारा बॉडी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है। फिर थर्ड है, और देखो यही इन दोनों साइंटिस्ट ने तो बता दिया कि हमारा बॉडी क्या चीज से बना हुआ है, प्लांट का बॉडी किस चीज से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कैसे कर पा रहा है, तो सेल के कारण कर पा रहा है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नए सेल बन रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। हमारा बॉडी हर एक टाइम में हमारे बॉडी में सेल्स डेवलप कर रहा है, तभी तो हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तभी तो प्लांट ग्रो कर रहा है।
तो वो सेल कहां से आ रहा है? तो ये चीज इंप्रूवमेंट हुआ हमारा 1855 में, हमारे रुडोल्फ वर्कोव आए, उन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बने हुए हैं। ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो पहले सेल बना है वही डिवाइड होकर के नया सेल बनाएगा। ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वही डिवाइड होकर के क्या बनाएगा? न्यू सेल्स बनाएगा। तो ऑल द सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इन्होंने क्या किया, अपने लैंग्वेज में इसको बोला ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब यही है कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बने हुए हैं। तो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द सेल ऑर्गेनेले विच मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सेल थ्योरी, बहुत सारे सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।